दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कल ये आर्टिकल मेरे नज़र में आया। जतिन ग्रोवर ने किया था ये आर्टिकल 9 अक्टूबर 2025 में। हेडलाइन आप देखिए। इस हेडलाइन में लिखा है, सेक्रेटरी टेलीकॉम को एट्रीब्यूट करके इन्होंने हेडलाइन बनाया है। उन्होंने कहा है कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन प्राइसिंग के अंदर में कोई इशू नहीं है। और ऑक्शन तो ये डिपेंड करता है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को स्पेक्ट्रम चाहिए कि नहीं, उस पर डिपेंड करेगा। और रीजन क्या बताया टेलीकॉम सेक्रेटरी ने कि स्पेक्ट्रम प्राइसिंग इंडिया में जस्टिफाइड है, क्योंकि इंडिया का डेटा टैरिफ जो है वो वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट है। इसीलिए अगर वो डेटा टैरिफ चीप है और टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह से आप ये बताएंगे और जस्टिफाई करेंगे कि इंडिया का स्पेक्ट्रम प्राइसिंग ब्रोकन है। दोस्तों, ये वीडियो इस मिथ को बर्स्ट करने के लिए मैंने बनाया है। आपको पता चलेगा एंड ऑफ दिस वीडियो कि कितना गलत आर्गुमेंट है। ट्रुथ के साथ में हमेशा यही होता है दोस्तों, ट्रुथ इज ऑलवेज नुआंस्ड। और जब आप कोई बहुत ही ज्यादा ट्रिवलाइज कर देते हैं उसको, तो आप इस तरह के गलत स्टेटमेंट को जो कोई कहता है वो रेजोनेट कर जाता है पब्लिक के लिए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है इश्यूज से बचना, क्योंकि स्पेक्ट्रम प्राइस गिराना बहुत मुश्किल काम है, मुझे पता है दोस्तों। आफ्टर लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज, बट इसको इस तरह से जस्टिफाई करना मेरे लिए ठीक नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो का जो टाइटल है, चीप डेटा इज नॉट इक्वल टू हेल्दी टेलीकॉम। अब दोस्तों, कोई अगर कंप्लेन नहीं कर रहा है और वर्ल्ड में चीपेस्ट डेटा इंडिया में है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में लाइसेंस फी एंड स्पेक्ट्रम ऑक्शन प्राइजेस वो ठीक हैं। यही पूरा उद्देश्य है दोस्तों इस वीडियो को बनाने का, और पूरा डेटा से मैं आपको समझाऊंगा कि कितना गलत आर्गुमेंट था टेलीकॉम सेक्रेटरी का। सबसे पहला मुद्दा, सब गीगाहर्ट्ज बैंड। अब सब गीगाहर्ट्ज बैंड में बहुत सारे परतें हैं, एक के बाद एक परत हम खोलेंगे। पहला जो है परत ये है अंडर यूटिलाइजेशन का। सब जगह में, पूरा वर्ल्ड के अंदर में सब गीगाहर्ट्ज बैंड फुल्ली यूटिलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि ये सबसे वैल्यूएबल स्पेक्ट्रम होता है दोस्तों। इसका रीच एंड कवरेज सबसे ज्यादा होता है कंपेयर टू हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स। तो आपको जो है इन बिल्डिंग सोल्यूशन के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। आपका कवरेज बिल्डिंग के अंदर, लिफ्ट में, बेसमेंट में आराम से मिलेगा। वॉइस की क्वालिटी अच्छी होगी, डेटा का जो यूसेज होगा वो ऑप्टिमल होगा। बहुत ज्यादा स्पीड नहीं मिलेगा, पर ऑप्टिमल डेटा यूज होगा, जो कि इंडिया में नहीं है। आप कोशिश करके देखिए, वॉइस कॉल करके देखिए। आपको जो है बोलना पड़ेगा व्हाट्सएप कॉल करिए, क्योंकि आपका कन्वेंशनल वॉइस कॉल ठीक से आपको सुनाई भी नहीं देगा। आपकी जो भी श्रोता मेरे और जो भी दर्शक मेरे देख रहे हैं, वो एग्री करेंगे इस बात पे। ठीक है ना दोस्तों? तो आप शुरू करते हैं। मैं सीधा जो है वो चार्ट में लेके जाता हूं वन बाई वन। 600 मेगाहर्ट्ज बैंड इंडिया में खाली पड़ा हुआ है, आपको पता है। इस ऑक्शन में डीओटी ने टीआरआई को बोला है कि 600 मेगाहर्ट्ज बैंड ऑक्शन करना है, तो उसका रिजर्व प्राइस वगैरह सेट करने के लिए। अब 700 मेगाहर्ट्ज का यूटिलाइजेशन देख लेते हैं। 700 मेगाहर्ट्ज में टोटल मिला के देखिए कितना है, 10 10 10 10 5, कितना 45 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है। तो 10 मेगाहर्ट्ज डिफेंस के पास है, 10 मेगाहर्ट्ज रेलवेज के पास है, 10 मेगाहर्ट्ज रिलायंस जियो के पास है, 5 मेगाहर्ट्ज भी रेलवे का चला जाएगा, क्योंकि अभी कुछ नहीं है स्पेक्ट्रम। अगर आप टीआरए के डॉक्यूमेंट देखेंगे, यहाँ पे 0 है 700 में। और 10 मेगाहर्ट्ज बीएसएनएल के पास है, जो कि 4G कर रहा है 5G बैंड में। वो भी अलग अलग मुद्दा है, कितनी बार बता चुका हूं। इसका मतलब दोस्तों, सिर्फ रिलायंस जियो जो है इस बैंड को ऑप्टिमली यूटिलाइज कर रहा है, बाकी लोग नहीं यूज कर रहे हैं, बिकॉज पीएसयूज के पास स्पेक्ट्रम है, उनका बहुत ज्यादा अंडर यूटिलाइज्ड है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना यूज हो रहा है। मतलब आउट ऑफ 45 यू आर यूजिंग ओनली 10 मेगाहर्ट्ज ऑप्टिमली, विच इज 22%। ठीक है ना? एक तो हो गया। 100% 600 मेगाहर्ट्ज बैंड खाली पड़ा हुआ है, 22% 700 मेगाहर्ट्ज यूटिलाइज हो रहा है। अब बात करते हैं 900 मेगाहर्ट्ज का। 900 मेगाहर्ट्ज में जो टोटल बैंडविड्थ है वो रफली अराउंड 25 मेगाहर्ट्ज है। अब 25 मेगाहर्ट्ज में 6.2 मेगाहर्ट्ज बीएसएनएल अपना 2G के लिए यूज कर रहा है। कुछ रेलवेज के पास है, कुछ डिफेंस के पास है, और कुछ खाली पड़ा हुआ है। और बाकी ऑपरेटर्स जो इसके पास में स्पेक्ट्रम है, ये लोग ये स्पेक्ट्रम जो है उसके लिए यूज कर रहे हैं अपना वॉइस एज वेल एज फॉर जीएसएम एज वेल एज फॉर 4G। तो अगर आप मोटा मोटा ये स्पेक्ट्रम बैंड देखें, यहां पे भी आपको दिखेगा only 60% of the spectrum is used and 40% of the spectrum is either used for 2G or it is unutilized, it is lying vacant.
तो ये हो गया 900 मेगाहर्ट्ज का। अब सीधा 800 मेगाहर्ट्ज में चलते हैं। 800 मेगाहर्ट्ज के अंदर में अगर आप देखें 10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, 20 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, 10 मेगाहर्ट्ज जियो यूज कर रहा है, और ये जो वायलेट दिख रहा है ये आरकॉम का स्पेक्ट्रम है। ये स्पेक्ट्रम एनसीएलटी में फंसा हुआ है दोस्तों, और ये स्पेक्ट्रम काफी ज्यादा स्पेक्ट्रम है जो कि एनसीएलटी में चले जा रहा है, सालों से चले जा रहा है, किसी तरह से निकल नहीं रहा है। और ये जो पिंक दिख रहा है आपको, ये खाली पड़ा हुआ है, 2 ऑक्शन में डाला, किसी ने नहीं लिया, और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आगे भी कोई नहीं लेगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम का जो स्ट्रक्चर है वो इतना आसान नहीं है, ये आलू प्याज नहीं है, इसको एग्रीगेट करना पड़ता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सारे नुआंसेस हैं, कई वीडियो में मैं समझा चुका हूं कि 800 एंड 700 रिलायंस कंबाइन नहीं कर सकता, करेगा तो कवरेज आधा हो जाएगा। तो इसमें भी 50% स्पेक्ट्रम वेस्ट हो रहा है। तो यह आप देख चुके हैं कि स्पेक्ट्रम का क्या हाल है। तो इसलिए में इंडिया में जो सब गीगाहर्ट्ज बैंड जिसमें सबसे अच्छा कवरेज मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ टावर डेंसिटी भी सबसे लोएस्ट है वर्ल्ड में, चाइना के मुकाबले करें तो बहुत कम है, तो इसीलिए क्वालिटी ऑफ सर्विस, वॉइस क्वालिटी, एडुक्वेट डेटा, ऑप्टिमल डेटा के लिए सब गीगाहर्ट्ज बैंड बहुत कम है। और लोगों ने क्यों नहीं लिया सब गीगाहर्ट्ज बैंड इतना ज्यादा? क्योंकि इसका प्राइस सबसे ज्यादा था। एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आपको याद है 2022 में रिलायंस ने पहली बार 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लिया था, कितने पैसे खर्च किए थे? 40,000 करोड़। भारती ने नहीं लिया, बट भारती के एनुअल रिपोर्ट में चलते हैं, आपको समझ में आएगा। ये एनुअल रिपोर्ट FY 21-22 का एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है दोस्तों। अब इस एनुअल रिपोर्ट में इतना इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखेगी। आपका पहला पेज एनुअल रिपोर्ट का देखिए, सेकंड पेज, जिसमें भारती जो है हाईलाइट कर रहा है कि क्या क्या अचीव किया उन्होंने FY 21 एंड 22 में। उसमें क्या लिखा है भारती ने? देखिए, India's first 5G trial in 700 megahertz band rural क्लाउड गेमिंग एक्सपीरियंस। 700 मेगाहर्ट्ज को उन्होंने 5G से जोड़ा है दोस्तों। आप मतलब आप समझ सकते हैं कि, एक मिनट मैं इसको ना थोड़ा सा ब्लो अप कर देता हूं, और मैं जो है इसका वो भी जो है आई विल शो द टेबल ऑफ कंटेंट्स, नॉट टेबल ऑफ कंटेंट्स, आई विल शो द हाइलाइट्स एंड नोट्स। हाँ, ये रहा। तो आपको दिखेगा दोस्तों कि कितना ज्यादा जो है एम्फसिस किया था भारती ने 700 मेगाहर्ट्ज में। और आपको मैं दिखाता हूं कि कहां कहां पे 700 मेगाहर्ट्ज का रेफरेंस आ रहा है। कंडक्टेड सक्सेसफुल 700 मेगाहर्ट्ज रूरल कनेक्टिविटी। फिर चलिए यहां दूसरे में देखिए, कंप्लीटेड इंडियाज फर्स्ट ट्रायल इन 700 मेगाहर्ट्ज बैंड इन पार्टनरशिप विद नोकिया वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, फिर यहाँ पे भी मेंशन आ गया 700 मेगाहर्ट्ज बैंड का। फिर देखिए यहाँ पे भी मेंशन आ गया 700 मेगाहर्ट्ज बैंड का भारती का। फिर देखिए आगे और दिखाते हैं, यहाँ पे भी देखिए 700 मेगाहर्ट्ज का रेफरेंस आ गया भारती का। फिर देखिए यहाँ पे भी 700 मेगाहर्ट्ज का रेफरेंस आ गया भारती का। फिर देखिए आप, तो कितने जगह पे भारती ने 700 मेगाहर्ट्ज का रेफरेंस किया, किसमें? ये एनुअल रिपोर्ट जो कि ऑक्शन के जस्ट पहले आया था, भारती का एनुअल रिपोर्ट। और इस एनुअल रिपोर्ट के आने के बाद भारती ने 2022 के अंदर में जब स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ, जब रिलायंस ने स्पेक्ट्रम उठाया, ये देखिए रिलायंस ने जब स्पेक्ट्रम उठाया, भारती ने 1 मेगाहर्ट्ज 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नहीं उठाया, और बोला उनको चाहिए ही नहीं 700 मेगाहर्ट्ज बैंड। इसीलिए दोस्तों 700 मेगाहर्ट्ज बैंड की ये हालत हो गई। अगर आप देखें 700 मेगाहर्ट्ज बैंड, मैं दोबारा जाता हूं, पहले सिर्फ कितना स्पेक्ट्रम खाली पड़ा हुआ था? पहले जो है ये तो खैर ऑक्युपाइड था डिफेंस के साथ में, बीएसएनएल को भी नहीं मिला था, बीएसएनएल को 600 मेगाहर्ट्ज मिला था, ये पूरा स्पेक्ट्रम खाली पड़ा हुआ था। तो चाहता तो रिलायंस 2 ब्लॉक उठा सकता था, या भारती ऑल्सो 10 मेगाहर्ट्ज उठा सकता था, क्यों नहीं किया? क्योंकि इतना 40,000 करोड़, और ऊपर उस टाइम में एजीआर का भी मामला आ गया था। तो भारती ने बोला भाई मेरे को नहीं चाहिए स्पेक्ट्रम, छोड़ो, मैं बिना 700 के भी काम चला लूंगा, क्योंकि इतना ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता दोस्तों। तो आपको समझ में आया कि क्यों जो है 700 मेगाहर्ट्ज भारती ने नहीं लिया? क्योंकि अगर उनको लेना नहीं होता तो आप एनुअल रिपोर्ट में 7-8 जगह पे 700 मेगाहर्ट्ज को 5G से क्यों एसोसिएट करते? तो ये है कहानी। हाई स्पेक्ट्रम प्राइसेस इज इक्वल टू लो यूटिलाइजेशन। रिजर्व प्राइस एक्सीडेड सेक्टर कैश फ्लो। पोस्ट 2016 ऑक्शन सोल्ड एट रिजर्व प्राइस और अनसोल्ड। ओवर प्राइस्ड एविडेंट, मैंने आपको बताया था कि एयरटेल ने 700 मेगाहर्ट्ज का ऑक्शन स्किप कर दिया, डिस्पाइट aligning mapping this with 5G. 5G was synonymous to 700 megahertz for Airtel. अब मैं दोस्तों एक और चीज आपको दिखाता हूं मेरे वेबसाइट में
ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं ये क्या बताता है, परसेंटेज अनसोल्ड। पहले हम देखते हैं परसेंटेज अनसोल्ड, कितना स्पेक्ट्रम 2016 से डाला ऑक्शन में पर बिका नहीं। ये 100% का मतलब सारे नहीं बिके, 700 मेगाहर्ट्ज नहीं बिका। देखिए 800 मेगाहर्ट्ज बिका नहीं, ये आपका बैंड वाइज समरी 2016 का ऑक्शन है। 900 मेगाहर्ट्ज कुछ नहीं बिका, राइट। 800 मेगाहर्ट्ज में थोड़ा बहुत बिका है इधर उधर, ठीक है। 1800 में कितना क्वांटम स्पेक्ट्रम नहीं बिका, 2100 में देखिए कितना क्वांटम स्पेक्ट्रम नहीं बिका। ये 2016 के ऑक्शन की बात कर रहा हूं। 2300 पूरा बिक गया, 2500 में देखिए कितना नहीं बिका। अब दूसरा एक्शन में जाते हैं, 2021 की ऑक्शन की बात करते हैं। अब देखिए 700 मेगाहर्ट्ज फिर नहीं बिका, 800 मेगाहर्ट्ज में कितना स्पेक्ट्रम नहीं बिका, 900 में देखिए जितना भी ब्लैक मतलब 100% नहीं बिका, स्पेक्ट्रम डाला था। 1800 में देखिए कितना नहीं बिका, 2000 में देखिए कितना नहीं बिका, 2300 में भी काफी 50% नहीं बिका कई जगह पे, और 2500 में 100% नहीं बिका। अब 2022 की चलते हैं, 2022 में देखते हैं क्या हाल था। देखिए 600 मेगाहर्ट्ज डाला, कुछ नहीं बिका। 700 मेगाहर्ट्ज में रिलायंस ने लिया, 60% रिमेन अनसोल्ड। 800 में कुछ नहीं बिका। 900 में काफी हद तक जो है सारे सर्कल में कुछ नहीं बिका, लगभग कुछ एक दो सर्कल छोड़ के। 1800 की हाल देखिए, 2100 का हाल देखिए, 2300 का हाल देखिए, 2500 का हाल, और बिका क्या 3500, क्योंकि वो 5G करना था उनको। और 2600 क्यों, क्योंकि उनको अपना SUC कम करना था। और इस चक्कर में, इस 26 गीगाहर्ट्ज बैंड के चक्कर में ये ऑक्शन भारती के लिए जीरो पड़ा, कुछ खर्चा नहीं हुआ। मैंने एक वीडियो में समझाया था। और रिलायंस जियो को, जिनको 84 या 86,000 करोड़ देना था, उसको आधा पड़ा। बिकॉज वाई, 26 गीगाहर्ट्ज बैंड ब्रॉट देयर SUC फ्रॉम 3.5 to 4% to 0.5 to 0.7%। इतना कम हो गया, तो आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इतना वैल्यू बढ़ गया ऑपरेटर का, तो उन्होंने 26 गीगाहर्ट्ज बैंड उठा लिया, नहीं तो उसको उठाते नहीं। अब देखते हैं 2024 में क्या हुआ। 2024 में भी यही हाल है, पूरा काला काला दिख रहा है आपको। तो ये क्या बताता है, स्पेक्ट्रम ऑक्शन वाज ए कंप्लीट फेलियर। अच्छा, एक और डायमेंशन मैं आपको दिखाता हूं, क्या, रिजर्व प्राइस, रेशियो बिटवीन ऑक्शन एंड रिजर्व प्राइस। अब ये देखिए 2016 का ऑक्शन एंड रिजर्व प्राइस 1 का मतलब सारा स्पेक्ट्रम रिजर्व प्राइस में बिक गया। तो 2016 में कुछ सर्कल को छोड़ के मैक्सिमम जो है आपका रिजर्व प्राइस में बिक गया। फिर आप देखते हैं 2021 में, देखते हैं, देखिए सारा रिजर्व प्राइस में बिका, कुछ भी रिजर्व प्राइस के ऊपर नहीं बिका। उसके बाद 2022 में देखते हैं, 2022 में देखिए एक सर्कल को छोड़ के यूपी वेस्ट में, उसकी कहानी मैं कभी सुनाऊंगा उसको, वो भी रिजर्व प्राइस में बिकना चाहिए था, बाकी सारा रिजर्व प्राइस में बिका। ठीक है, अब 2024 देखते, ठीक है, अब देखिए 2024 में सिर्फ एक दो सर्कल को छोड़ के बाकी सारा रिजर्व प्राइस में बिका। तो क्या कहेंगे दोस्तों, कि ये जो है ऑक्शन है, कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट है एट रिजर्व प्राइस, है कि नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम प्राइसेस जो है वो ठीक है। अगर स्पेक्ट्रम प्राइसेस ठीक होता तो कुछ तो स्पेक्ट्रम प्राइसेस बढ़ते मार्केट में, नहीं बढ़ा। तो यही कारण, रीजन है, वो नैरेटिव कितना गलत है। अब टावर एंड साइट डेंसिटी कंपेयर कर लेते हैं। इंडिया के अंदर में ये नंबर्स देख लीजिए, आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। और चाइना के नंबर देख लीजिए, इंडिया का 1/3 ऑफ चाइना, 1/6 ऑफ कोरिया। इससे पता चलता है कि इतना पैसा लाइसेंस फी एंड स्पेक्ट्रम फी में लगाने के बाद में, जब कंपटीशन इतना कम हो गया, तो टावर लगाने की जरूरत क्या है। आप लोग जो है वही ऑपरेटर के पास जाएंगे। अगर आपकी क्वालिटी खराब होगी तो आपके पास में कोई विकल्प तो है नहीं। तो ऑपरेटर्स को क्या जरूरत है ज्यादा टावर लगाने की, वो तो नहीं लगाएंगे, और वो कंप्लेन भी नहीं करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप कॉस्ट को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा वोडाफोन कमजोर होता जाएगा। BSNL तो वैसे ही कुछ कर नहीं पा रहा है। तो ऑपरेटर्स के लिए तो अच्छा है कि वोडाफोन को बाहर निकालो और खुद दोनों लोग बैठ के राज करो, है ना। तो इसीलिए जो है इंडिया में इतना बुरा हाल है, जबकि टावर डेंसिटी जो है आप देखिए आपके स्क्रीन के सामने है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है, आपको लगता है ना कि वोडाफोन आइडिया का सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम AGR है। मैं आपको बताऊं कि वोडाफोन आइडिया का प्रॉब्लम AGR है ही नहीं, ये मिथ है। आपको सुन के आश्चर्य होगा दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं मेरा एक्सेल शीट। आप एक्सेल शीट में आप देखिए, मजेदार बात देखिए, आपको दिखेगा मार्च 2026, अप्रैल 2026, अक्टूबर 2025, इनके जो आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग जो है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, ये देखिए मैं आपको बताता हूं। ये FY26, एक काम करते हैं, इसमें चलते हैं दूसरे वाले शीट में। ये है FY26 का आउटस्टैंडिंग, स्पेक्ट्रम प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। अगर आप ये सारे स्पेक्ट्रम, ये सारे, पहली बात ये है कि आप देखिए मार्च 2026 का 19,000 करोड़ का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है।
अप्रैल 2026 का 50,000 करोड़ का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, अक्टूबर का 25,000 करोड़ का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है। अब सारे को जोड़ दें वोडाफोन आइडिया का स्पेक्ट्रम ऑक्शन, ये बगड़ी 1.2 लाख करोड़ का स्पेक्ट्रम आउटस्टैंडिंग है। और दूसरी बात ये दोस्तों, अगर आप एजीआर को हटा भी दें, आप देखेंगे 25,000 करोड़ का ईयरली इंस्टॉलमेंट वोडाफोन आइडिया को चुकाना पड़ेगा फॉर दी स्पेक्ट्रम। अब दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि ये जो 25,000 करोड़ आप चुकाओगे, कैसे चुकाओगे? आपका कैश एबिटा तो 9,000 करोड़ है, तो आप क्या करोगे? आप बोलते हैं उसको डिफर कर दो, सरकार को बोलोगे भैया इसको मोरेटोरियम में डाल दो। भाई मोरेटोरियम में कब तक डालोगे? क्योंकि ये 2034 में ये वाला जो स्पेक्ट्रम है 2014 का, ये एक्सपायर हो जाएगा। 2015 में 2035 में ये मार्च 2015 वाला ऑक्शन का स्पेक्ट्रम एक्सपायर हो जाएगा। तो जब ये एक्सपायर होने के कगार में आ जाएगा और नया स्पेक्ट्रम आपको लेना पड़ेगा, तो आपको तो बिड करके लेना पड़ेगा ना, आप इसी को चुका नहीं पाओगे दोस्तों। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम में फंसोगे आप, क्योंकि आपका अगर एबिटा, आप देखिए यहां मैंने किया था, ग्रॉस एबिटा जो है कितने में बढ़ाएंगे आप? 10%, 20% तो बढ़ा नहीं सकते। आज की तारीख में ग्रॉस एबिटा जो है वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा है आपका, सॉरी नॉट ग्रॉस एबिटा, कैश एबिटा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अगर आप रेवेन्यू को बढ़ा के अभी तो 3% के आसपास, 10% के हिसाब से बढ़ाओगे तो ये 15,000 करोड़ हो जाएगा। तो 25,000 करोड़ तो किसी भी तरह से आप चुका नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी। ये कब है? FY31 है, आप समझ रहे हैं ना? तो कितना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। तो ये है वोडाफोन आइडिया का जो हालत है, वो एक्चुअली नॉट अबाउट एजीआर तो सरकार मैनेज कर लेगी। वोडाफोन आइडिया ने कितना पैसा दिया है मैं आपको और एक चार्ट से बताता हूं, आपके होश उड़ जाएंगे। एक काम करता हूं दोस्तों, इसको बिलियन डॉलर्स में कन्वर्ट कर देता हूं, और बिलियन डॉलर्स में आपको ये चीज नजर आएगा, सारे ऑपरेटर्स ने मिलके स्पेक्ट्रम के लिए 87.06 बिलियन डॉलर्स पे किए। आप देखिए दोस्तों, मैं वोडाफोन आइडिया को सेलेक्ट करता हूं यहां से, आपको पता चलेगा कि वोडाफोन आइडिया ने अपने सर्वाइवल के लिए कितना पैसा खर्च किया। आपके होश उड़ जाएंगे। आपको दिखाता हूं एक वोडाफोन आइडिया, और उसमें आइडिया और वोडाफोन भी डालना पड़ेगा मेरे को, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा आपको। तो वोडाफोन डाल दिया। अब देखिए दोस्तों, 2015 में 2000 आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया आउटफ्लो। हाँ जी, तो अब देखिए 2014 में वोडाफोन आइडिया ने 900 के लिए 2.45 बिलियन डॉलर्स पे किए, टोटल 5 बिलियन डॉलर पे किए वोडाफोन आइडिया मिला के। और 2015 में 900 के लिए उन्होंने 7.62 बिलियन डॉलर्स पे किए, और टोटल मिला के 8.77 बिलियन डॉलर्स पे किए। 2016 में लगभग 5 बिलियन डॉलर पे किए। उसके बाद में पे करना कम हो गया 2022 में, क्योंकि 5G स्पेक्ट्रम लेना था, 2.39 बिलियन डॉलर्स पे किए। तो इतना टोटल मिला के 26.14 बिलियन डॉलर्स वोडाफोन आइडिया ने स्पेक्ट्रम के लिए पे किए। आप उनका रेवेन्यू कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो ये हालत उन्होंने किया। तो आज की तारीख में वोडाफोन आइडिया जो बैंकरप्ट होने वाली है, वो एजीआर के कारण नहीं, वो स्पेक्ट्रम के कारण बैंकरप्ट होने वाली है। ये है प्रॉब्लम ऑक्शन का। आप बोलिए कि ऑक्शन तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिकॉज वो चीपेस्ट डेटा दे रहे हैं। अब वो चीप डेटा का मिथ क्या है दोस्तों? लो टैरिफ, कंपल्शन टू यूज संक कैपेसिटी, नॉट अफोर्डेबिलिटी। आपने अगर नेटवर्क डाल दिए तो संक कैपेसिटी हो गया ना, खाली रखने का कोई मतलब नहीं है। और इंडिया में लोगों के पास में अफोर्डेबिलिटी की इशू है, तो इससे अच्छा चीप डेटा बेच दो, जिससे कि कम से कम वो कैपेसिटी तो बढ़ जाए। और कैपेसिटी बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, बिकॉज रेवेन्यू इज अ प्रोडक्ट ऑफ टैरिफ इनटू यूसेज। जितना यूज होगा, अगर आपका एक नंबर कम है, दूसरा नंबर ज्यादा है, तो रेवेन्यू बढ़ेगा। तो टॉप लाइन बढ़ाने के लिए आपको टैरिफ जो लो करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरा दोस्तों, जियो का फ्री डेटा एंट्री ड्रोव टैरिफ कोलैप्स एंड कंसोलिडेटेड फोर्स मार्केट। आपको मैं ये भी दिखा देता हूं दोस्तों, ये देखिए मेरा वेबसाइट, मेरा जो मैंने विजुलाइजेशन बनाया, ये देखिए एजीआर ग्रो करता जा रहा था। जैसे ही जियो एंटर हुआ तो एजीआर गिर गया, रेवेन्यू गिर गया। उसके बाद ये स्टीपली बढ़ गया। अब वो बढ़ा क्यों? क्योंकि ये जो है मार्केट को कोलैप्स कर दिया और फ्री डेटा का चस्का लगा दिया। उसके बाद में लोगों के पास डेटा यूसेज का चस्का लग गया, और उसके बाद में फिर रेवेन्यू फिर बढ़ने लग गया। तो ये पक्की बात है दोस्तों, कि क्योंकि जियो ने जब एंटर करने के टाइम में जब उन्होंने टैरिफ को फ्री रखा, बाकी लोगों ने भी जो है डेटा को चीप रखा, अदरवाइज उनके सब्सक्राइबर्स खारे उड़ गए होते। तो उसके बाद में जब ये जो आपका रेवेन्यू ग्रोथ है दोस्तों, ये रेवेन्यू ग्रोथ क्यों हो रहा है? टैरिफ इंक्रीज के कारण हो रहा है? नहीं,
मार्केट कंसोलिडेशन के कारण हो रहा है, क्योंकि जो ऑपरेटर्स हैं जो कि मार्केट से बाहर जा रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो भारती एयरटेल एंड जियो के पास आ रहे थे। उसके कारण उन्होंने टैरिफ अपना रेवेन्यू को बरकरार रखा। जैसे ही वोडाफोन आइडिया स्टेबल हो गया, उसके बाद में टैरिफ बढ़ाना जरूरी हो गया, क्योंकि यू कैन नॉट कीप ऑन रेजिंग योर रेवेन्यू जस्ट बिकॉज कि बाकी पुराने ऑपरेटर जो कि मार्केट से बाहर जा रहे थे, उनके सब्सक्राइबर्स आपके पास आ रहे हैं, है ना। तो ये चीप डेटा का मिथ है। हाई टैरिफ किल यूसेज, ऑपरेटर सेल चीप टैरिफ टू फिल पाइप। एंड जियो का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। अब सिनेमा एनालॉजी देख लेते हैं। सिनेमा एनालॉजी क्या है दोस्तों? मान लीजिए दोस्तों, आपके पास एक सिनेमा चेन है जो अपने सरकार से लैंड लेके ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया, लैंड लिया और सिनेमा चेन बनाया। तो सिनेमा चेन में जो लैंड है वो स्पेक्ट्रम मान लेते हैं। अब रेगुलेशन ये कहती है कि चाहे वो सिनेमा मुंबई में हो, चाहे वो किसी रिमोट विलेज में हो, एक ही आपको टिकट के प्राइसेस सेम रखने पड़ेंगे। तो आपको यूनिफॉर्म टिकट प्राइसिंग रखना पड़ेगा टैरिफ। कीप ऑल हॉल्स ओपन, चीप टिकट्स टू फिल सीट। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और कहीं जगह पे आपके पास में खाली पड़े हुए सिनेमा हॉल्स, तो क्या वो आप चीप टिकट बेच के उसको भरने की कोशिश नहीं करेंगे? या तो वो संक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि मेट्रो के अंदर में जहां डिमांड ज्यादा है वहां पे जगह नहीं मिलेगी, ब्लैक में टिकट बिकेंगे, और दूसरे स्मॉल टाउन में जो है आपके बेस स्टेशन खाली पड़े रहेंगे, आपके सिनेमा हॉल्स खाली पड़े रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने चीप डेटा दिया इट इज ए साइन ऑफ ए हेल्दी बिजनेस। ये साइन बताता है फ्रैक्चर्ड बिजनेस। इतना पैसा लगा के लैंड में आपने खर्चा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया आपने, तो इससे ये हालत हो गया आपका। तो चीप टिकट इज नॉट इक्वल टू चीप थिएटर, सेम एज चीप डेटा इज नॉट इक्वल टू अफोर्डेबल स्पेक्ट्रम प्राइसिंग। तो ग्लोबल पीयर्स यूज लो बैंड। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सारे मेरे जो ग्लोबल पीयर्स हैं वो लो बैंड यूज कर रहे हैं, पर इंडिया में इट इज फ्रैगमेंटिंग एंड लाइंग यूज अनयूज। तो घूम फिर के दोस्तों, पॉलिसी फेलियर्स एंड फिक्सेस, misaligned reserve prices, frozen spectrum, high license fee and SUC burden, rationalizing low band pricing, re-auction idle spectrum quickly, tie up, relief to densify KPI, site per million, वगैरह वगैरह। क्लोजिंग मैसेज मेरा क्या है दोस्तों? चीप डेटा इज ए सिम्टम नॉट ए सक्सेस। हाई स्पेक्ट्रम कॉस्ट प्लस लो कंपटीशन मतलब वीक नेटवर्क्स। विदाउट स्पेक्ट्रम प्राइस रिफॉर्म इंडिया रिस्क डिजिटल स्टैग्नेशन। वोडाफोन आइडिया का तो बुरा हाल होने ही वाला है दोस्तों। जो लोग बैठे हुए हैं, इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनको बता दूं, एजीआर का जो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद अगर सरकार ने स्पेक्ट्रम के इश्यूज को सॉल्व नहीं किया, वो करना उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। वोडाफोन आइडिया को नेक्स्ट रिन्यूअल में 2034 एंड 2035 में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज of next renewal and unable for them to pay the existing principal जो डेट है डीओटी का। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं जो है एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।